एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था? द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तक हमने डिस्कस करा था, जिसे ग्रिफिथ सर ने दिया था। तो उसके अंदर ग्रिफिथ सर ने क्या दिया था? उन्होंने बैक्टीरिया दिया था डिप्लोकोकस निमोनिया। उसके दो जो उन्होंने लिए थे वैरायटी, जो एस स्ट्रेन लिया था और आर स्ट्रेन लिया था। तो जो एस था वो लीथल था, क्योंकि वो जो इन्फेक्ट करता था माइस को, तो माइस को निमोनिया होता था बिकॉज ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया, और एस स्ट्रेन की वजह से हो रहा था, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती थी माइस की। फिर दूसरा क्या था? आर टाइप उन्होंने लिया था, वो नॉन लीथल था, नॉन विरुलेंट इन नेचर का था, तो उसके वजह से माइस की डेथ नहीं होती थी, निमोनिया भी नहीं होता था। फिर उन्होंने दोनों को मिक्स करा, फिर उनका जो रिज़ल्ट आया था वो क्या था? उन्होंने R2 स्ट्रेन लिया था, और R2 तो नॉन विरुलेंट है, जिसके वजह से निमोनिया नहीं होना चाहिए, और S3 हीट किल्ड लिया था। तो हीट किल्ड जो उन्होंने सेपरेटली परफॉर्म करा था, जब उसको इंजेक्ट करा था माइस के अंदर, तो क्या हो रहा था? माइस की डेथ नहीं हो रही थी। बट जब आर के साथ उन्होंने मिक्स करा हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड R2 स्ट्रेन, तो इस केस में क्या हो रहा था? माइस की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो उन्होंने बोला कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से आर जो है एक्ट कर रहा है एज अ एस, दैट्स वाई माइस को निमोनिया हो रहा है, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। बट उसका जो है कैरेक्टराइजेशन उन्होंने नहीं दिया, जो कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि एवरी, मैकलॉयड एंड मकार्टी, तीन साइंटिस्ट ने करा, और उन्होंने इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। तो किसने दिया है ये प्रिंसिपल? विच इज़ गिवन बाय थ्री साइंटिस्ट, दैट इज एवरी, मैकलॉयड एंड मकार्टी। इन्होंने ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। इसके अंदर क्या होता है? इन्होंने ये परफॉर्म किया था इन विट्रो। इन विट्रो इन्होंने परफॉर्म करा था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इन विट्रो इन्होंने परफॉर्म करा, फिर क्या बोलता है? इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा? इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आर टाइप को कल्चर करा। ये इन्होंने ले लिया आर टाइप, ठीक है, ये इनका कल्चर मीडियम है। अब इन्होंने इसमें क्या करा? कुछ ऐड करा। क्या ऐड करा? डीएनए एक्सट्रैक्ट ऑफ एस टाइप। क्या ऐड करा इन्होंने? डीएनए एक्सट्रैक्ट ऑफ एस टाइप, ये इन्होंने ऐड कर दिया। तो क्या होता है इस केस में? क्योंकि आर टाइप है और डीएनए एक्सट्रैक्ट आ गया एस टाइप का, तो इट मीन्स एज अ रिजल्ट आर जो है एस के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स इनको रिजल्ट क्या मिलेगा? आफ्टर सम टाइम आर टाइप भी प्रेजेंट होंगे कल्चर में, एंड एस टाइप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीएनए के प्रेजेंस में आर टाइप एब्जॉर्ब करके एस टाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया, बट इसका क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने फिर से इन्होंने क्या करा? इस कल्चर के अंदर कुछ एंजाइम्स को ऐड करा। क्या करा? ये यहाँ पे इन्होंने क्या लिया था? आर टाइप लिया था। ये इसमें इन्होंने कुछ ऐड करा था, दैट इज डीएनए एक्सट्रैक्ट ऑफ एस टाइप। इन्होंने ये ऐड करा था। इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एस, आर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस टाइप में, तो यहाँ पे आर टाइप भी मिला उन्हें, एस टाइप भी मिला, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया, यहाँ से तो पता चल गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए ही वो है जिसके वजह से आर जो है एन में एस में कन्वर्ट हो रहा है। बट क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने कुछ एंजाइम को ऐड करा। सबसे पहले उन्होंने ऐड करा आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रोटीएज को। इन्होंने ऐड करा आरएनए पॉलीमरेज प्लस प्रोटीएज को। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है, एंड प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है?
डिस्ट्रॉय आरएनए, और ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। बट डीएनए तो एज इट इज़ है ना इस कल्चर के अंदर, तो क्या होगा, नेक्स्ट रिजल्ट में इन्हें एस टाइप भी मिलेगा एंड आर टाइप भी मिलेगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, इसी कल्चर के अंदर दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करता है वो, उन्होंने कौन सा एंजाइम ऐड करा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की वजह से क्या होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डिस्ट्रॉय करता है डीएनए को। तो डीएनए अब की बार क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे कल्चर में क्या मिलेगा, सिर्फ आर टाइप, ओनली आर टाइप प्रेजेंट इन दिस केस। तो इससे पता चल गया कि वो जो चीज़ है वो डीएनए ही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर एस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें डिस्कस करना था, द एक्सपेरिमेंट विथ T2 बैक्टीरियोफेज, द unequivocal and the final proof that the DNA is the genetic material which is given by Hershey and Chase। ये एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। unequivocal and the final proof that the DNA is the genetic material। यहाँ तो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है कि अनइक्विवोकल एंड द फाइनल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल किसने दिया है, हर्शी एंड चेज, इन साइंटिस्ट ने दिया। अब उन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया T2 बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है वो लिया, ठीक है, और उसका रिएक्शन उन्होंने करवा दिया ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो इन्होंने लिया T2 बैक्टीरियोफेज, ये एक वायरस लिया इन्होंने, और दूसरा इन्होंने लिया ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका इससे ये जो है वायरस, इसका इन्फेक्शन यहाँ पे करवा दिया इस बैक्टीरिया में। बैक्टीरियोफेज, फेज मतलब खाना है, ईट, तो ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया को खाता है, ये है। तो क्या है इस वायरस के अंदर क्या है कि जो इनका कोट है, इसका जो कोट है वो प्रोटीन का बना है, एंड वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट वो जो कोट है उसके अंदर सल्फ़र S35 ये प्रेजेंट है, सल्फ़र S35 रेडियो एक्टिव ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन का एक कोट है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, ये इस तरीके से है, ये तो ये जो कोट है इसके अंदर सल्फ़र S35 प्रेजेंट है, एंड इसके अंदर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर P35 फॉस्फोरस 35 प्रेजेंट है। अगर ये दो चीज़ याद रह गई कि जो इसका कोट बना है प्रोटीन का, उसके अंदर S35 सल्फ़र कंटेनिंग है, और जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए, वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डीएनए P35 रेडियो एक्टिव ये प्रेजेंट है। फिर तो पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन्फेक्शन के सबसे पहला स्टेप अगर हम देखें तो है दैट इज़ इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो बैक्टीरियोफेज है कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया इस पे इन्फेक्ट करेगा, ये है। एंड इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रेजेंट है और ये है द बैक्टीरिया इज इकोलाई। ये होता है पहला स्टेप, इन्फेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट द इकोलाई, ये है। जो दूसरा स्टेप है इसका दैट इज ब्लेंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, ब्लेंडर के अंदर, इनसाइड द ब्लेंडर बैक्टीरिया एंड वायरस सेपरेटेड, वायरस एंड बैक्टीरिया both will be separate in this case। क्या है फिर, इस तरीके से बैक्टीरिया है दैट इज ई कोलाई, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये डिटैच हो गया इससे, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ गया क्योंकि इसने इन्फेक्ट कर दिया। फिर तीसरे स्टेप में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सेंट्रीफ्यूज करके देखते हैं तो क्या पता चलता है, इसके अंदर पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो शो हो रही है इकोलाई के अंदर। ठीक है, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है इट इज़ बिकॉज ऑफ, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ P32 की वजह से। P32 किस में था, ये रेडियो एक्टिव प्रेजेंट था डीएनए के अंदर। यहाँ पे डीएनए के अंदर P32 P35 प्रेजेंट था, तो इसके वजह से रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम देखते हैं वी सी दैट द radioactivity shown because of P35। और P35 किसके अंदर प्रेजेंट था, डीएनए के अंदर प्रेजेंट था। तो यहाँ से फाइनल प्रूफ मिल जाता है कि दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एक्सपेरिमेंट द unequivocal and the final proof that the DNA is the genetic material। यहाँ पे हमने 3 एक्सपेरिमेंट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो हमने देख लिया। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय एवरी मैक्लॉयड एंड मकार्टी, ये हमने देख लिया। फिर हमने हर्शी एंड चेज सर का एक्सपेरिमेंट देख लिया दैट इज़ अनइक्विवोकल एंड द फाइनल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके। अब हम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम डिस्कस करेंगे क्या है कैसा है डिटेल में। क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच इज़ प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, बट लेटर, मतलब बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट करा था। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। एक तो यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि किसने दिया। ठीक है, लेटर इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिसेल्सन एंड स्टाल। ये जो 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने इकोलाई के ऊपर वर्क करा। ठीक है, फिर इन्होंने प्रूव करा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एंड टेलर सर ने भी करा था विकिया फैबा पे। ठीक है,
तो जो मिचेल्सन एंड स्टाहल जो थे उन्होंने यूज़ करा था हैवी आइसोटोप टेक्निक, ठीक है, और उन्होंने इकोलाई के ऊपर करा था। जो टेलर सर ने विकिया फैबा पे करा था, उन्होंने थाइमिडीन टेक्निक, थाइमिडीन का यूज़ करा था। तो एक तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लेटर इट वॉज experimentally proved by Michelson and Stahl. ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने वर्क करा था ई कोलाई के ऊपर, और इन्होंने जो टेक्निक यूज़ करी थी वो थी हैवी आइसोटोप टेक्निक। फिर इसी के दौरान दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज टेलर। इन्होंने वर्क करा विकिया फैबा पे, ठीक है, और इन्होंने यूज़ करा था थाइमिडीन अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके। हमने बात करी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका का फॉर्मेशन होना। रेप्लिका मतलब एज इट इज़, जैसे एक है तो एक की कॉपी बनना, मतलब एक से दो। जैसे ये है, ये हमारा डीएनए है, अगर इसका हम रेप्लिकेशन करें तो सबसे पहले तो 2 स्टेप होता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ अनजिपिंग, अनवाइंडिंग। पहला स्टेप जो कि हो गया, एक डीएनए है दैट इज़ डबल हेलिक्स जो है इसका मॉडल है, ये अनजिपिंग की वजह से सेपरेट स्ट्रैंड ये फॉर्म हो गया 2 सिंगल स्ट्रैंड के अंदर। तो इसका क्या हुआ? अनजिपिंग हुआ बिकॉज ऑफ सम एंजाइम्स होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम। इसके वजह से 2 जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गया, सिंगल स्ट्रैंड। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन होगा, दूसरा स्टेप। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बट ये बस बता रही हूँ, दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थाइमिडीन है, तो ये जो थाइमिडीन है यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, या फिर सपोज दैट हैवी आइसोटोप है, तो हैवी आइसोटोप फॉर एग्जांपल पैरेंटल स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। तो वो जो अनजिपिंग के के टाइम क्या होता है, जैसे इसका अनजिपिंग हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैवी आइसोटोप है एंड यहाँ पे भी हैवी आइसोटोप है। कुछ इस तरीके से फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ, जब अनजिपिंग हुई तो ये एक तो इस स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा हैवी आइसोटोप एंड एक तो इस स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा हैवी आइसोटोप। इट मीन्स जब भी डीएनए रेप्लिका बनती है, मतलब 1 से 2 और 2 से फर्दर कितने बन जाएंगे, 4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो ब्राउन वाला जो कलर है, ये जो शेड है, यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी ये ब्राउन, ये 2 है। ये हैवी आइसोटोप है, यहाँ पे भी हैवी आइसोटोप है, यहाँ पे भी ब्राउन है, ये भी 2 है। इट मीन्स ये कंक्लूज़न ही ये है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का कंक्लूज़न ही ये है कि रेडियो एक्टिविटी ऑलवेज रिमेन इन दिस केस। मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में रेडियो एक्टिविटी हमेशा क्या होगी, सिमिलर रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऑलवेज रिमेन्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट में, in this case the radioactivity will be the remain. In this case the radioactivity will be remains. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे दिया था वाटसन एंड क्रिक सर ने।
फिर इस पे दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, मिसेल्सन एंड स्टाल ने किया था इकोलाई के ऊपर, इन्होंने यूज़ करा था हैवी आइसोटोप टेक्निक। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो टेलर सर थे, उन्होंने विकिया फैबा पे करा था, उन्होंने थाइमिडिन यूज़ करा था। फिर हमने बात करी कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से रेप्लिका का फॉर्मेशन होना। बट जो पैरेंटल डीएनए है एंड उसमें जो भी रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, वो हमेशा नेक्स्ट प्रोसेस में हमेशा कांस्टेंट एंड रिमेन रहेगी। तो इन दिस केस क्या हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी विल बी द रिमेन कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा। यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट में भी 2, नेक्स्ट में भी 2, फर्दर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी 2 रहेगी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमने डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू, कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एप्लीकेशन के अंदर 2 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है अनजिपिंग होता है 2 स्ट्रैंड का, तभी सिंगल स्ट्रैंड में वो अलग होते हैं। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों स्टेप हम पढ़ लेते हैं। mechanism of DNA replication. The mechanism of DNA replication क्या है? हमने देखा कि इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, दैट इज अनजिपिंग, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। क्या है, कैसा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है अनजिपिंग, ये हम पढ़ते हैं। ये जो जिस एंजाइम की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या होता है, ये जो है ये डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हमारा, ये सिंगल स्ट्रैंड में हो गया। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एंजाइम लगा वो हेलिकेज लगा, वो क्या करता है, इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड का ये ब्रेकिंग करता है। ये सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इट इज कॉल्ड द अनजिपिंग। क्या है अनजिपिंग का जो डेफिनेशन है, द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये है, इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड अनजिपिंग। फिर है ये जो अनजिप होना, अनवाइंड होना, ये जो स्टार्ट होता है, ये होता है एक सर्टेन पॉइंट से, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि क्या होता है, या फिर हम इसे कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट। अब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाता है, किंगडम मोनेरा। तो जो प्रोकैरियोट के अंदर जो इनिशिएशन पॉइंट है, या फिर जो कह लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो सिंगल पॉइंट होता है। एंड यूकैरियोट्स के अंदर देयर इज मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, और वी कैन से इनिशिएशन पॉइंट आर प्रेजेंट। इट मीन्स प्रोकैरियोट्स के अंदर एक जगह से अनजिप होना स्टार्ट होगा, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट के अंदर क्या होगा, अनजिपिंग जो है वो कई प्लेसेस से, मैनी प्लेसेस स्टार्ट होगा। ये हम कह सकते हैं कि देयर इज इनिशिएशन पॉइंट, और इसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से अनजिपिंग, अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के केस में 1 होती है, जिसके केस में मैनी होती है, बहुत सारे होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। इसके अंदर मेनली बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ये सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ये हमने बात करी, और हमने बात करा कि जो सेपरेशन होता है वो होता है एच बॉन्ड के टूटने की वजह से, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस pyrimidine के बिटवीन प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रेक करता है हमारा एंजाइम हेलिकेज एंजाइम। अब
जब वो ब्रेक हो गया, जब वो सिंगल सिंगल हो गया, तो अब वापस से उसकी रिकॉइलिंग ना हो जाए, इसके लिए प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। देयर इज प्रोटीन दैट इज एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि प्रिवेंट करता है द रीफॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड और द प्रिवेंट द रिकॉइलिंग। क्या है? टू प्रिवेंट द recoiling or reformation of H bond, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए क्या है, किसकी वजह से ये होता है? SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड एक प्रोटीन होता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसके वजह से क्या होता है? रिकॉइलिंग और द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, दैट इज़ अनजिपिंग और अनवाइंडिंग। हमने क्या देखा? हमने देखा जो पैरेंटल स्टेट्स, जो जैसे जो जिस डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, सबसे पहले होगा उसमें अनजिपिंग। अनजिपिंग जो होता है वो एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या हम कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर वो जो इनिशिएशन पॉइंट होता है वो सिर्फ एक होता है। इट मीन्स अनजिपिंग जो होगी और जो स्टार्टिंग अनवाइंडिंग होगी वो एक सिंगल पॉइंट से इट मीन्स जो इनिशिएशन है अनजिपिंग का वो एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट वो जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे जगह से एक बार में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि प्यूरिन पिरिमिडीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन बनते हैं, तो जिसके वजह से दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं वो वापस से रिकॉइल ना करें, इस वजह से एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसके वजह से रिकॉइलिंग और द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं होता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। क्या है, किस तरीके से न्यू चेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेकेंड स्टेप है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट होने में बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? टू स्टार्ट द synthesis of to start the synthesis of new chain, there is a special RNA, a special type of RNA, special type of RNA is required, जिसे हम कहते हैं RNA प्राइमर, जिसका सिंथेसिस करता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको कैटेलाइज करता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये है, यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर न्यू चेन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो आता है न्यूक्लियोप्लाज्म से आता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिससे क्या होता है? डाइफॉस्फेट निकल जाता है, एक बचता है, तो वो जो दो फॉस्फोरस का जो निकल रहा है, जिसके वजह से क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसी एनर्जी को यूज़ करके क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस होता है। इट मीन्स यहाँ से ये समझ में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए किसी माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन खुद करता है। यहाँ तक क्लियर है?
क्या उसने कहा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, अब सबसे पहले क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये जो आरएनए प्राइमर है जिसकी नीड होती है, ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। आरएनए प्राइमर विल बी सेपरेट, आरएनए प्राइमर will be separate in this case। अब क्या होता है, अब इस प्रोसेस के लिए देयर इज न्यूक्लियोटाइड required for this process। This nucleotide present in nucleoplasm in triphosphate form। For example, DATP, DGTP, deoxy adenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and thymidine triphosphate। ये हो गया। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड 2 phosphate will be separate, that's why energy will be yielded in this case, and this energy DNA will use for this process। It means DNA does not depend in mitochondria for the energy requirement। ये जो है ये खुद अपनी एनर्जी का, ये जो एनर्जी का है वो यूज़ करता है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस all nucleotide convert in two सिर्फ ऑल न्यूक्लियोटाइड, सारे न्यूक्लियोटाइड जो कि ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे क्या होगा, 2 phosphate सेपरेट। तो क्या होता है इस केस में, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डीएनए यूज दिस एनर्जी, डीएनए will use this energy for this process। So it is very clear, DNA does not depend on mitochondria for its energy requirement। It is very clear। So it's very clear that the DNA does not depends on mitochondria for its energy requirement, for the energy requirement। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, फिर वो क्या कहता है कि ये जो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है, ये डुअल पर्पस परफॉर्म करता है। एक तो एज अ सबस्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन में तो यूज़ कर रहा है, दूसरा क्या है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ हो रहा है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोसाइड, ये जो है ये डुअल पर्पस, डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या क्या, तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। एक तो एज अ सबस्ट्रेट और दूसरा एनर्जी का प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है।
यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं ये, कि ये जो डीएनए एप्लीकेशन होता है, ये ऑलवेज जो न्यू चेन का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज होता है, ऑलवेज विल बी इन 5 to 3 डायरेक्शन। जो न्यू चेन फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू चेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑलवेज होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इट मीन्स ये क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन चेन इज कंटिन्यूसली फॉर्म, दैट इज़ द लीडिंग चेन। ये जो लीडिंग चेन है वो है। दूसरा क्या है, वो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बन रहा है। तो जो न्यू चेन है वो फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट होती है, उस फ्रैगमेंट को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो पैरेंटल है, वन चेन इज कंटिन्यूसली, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं है ना, उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा है द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड चेन, वो हमेशा होता है बिगिन फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि उसका तो कंडीशन है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा। तो ये जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस चेन होता है, जिसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड का मतलब है इसमें कुछ फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट विल बी ligate by the help of ligase enzyme। यहाँ तक हमने देख लिया, ये है, ये हमने डीएनए एप्लीकेशन में देखा। अब क्या है नेक्स्ट, वो बोलता है कि ये जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये जो होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 5 तरीके के होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है क्योंकि ये जो न्यू चेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो तो मेनली डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 होते हैं, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर 5 होते हैं। अब क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो नाम है रेप्लिकेज भी जिसे बोलते हैं। जो 2 है बहुत ही लीस्ट एक्टिव होता है, इन द एब्सेंस ऑफ 1 एंड 3 में ये काम करता है। और जो 1 है जिसका डिस्कवरी किया था कॉर्नबर्ग, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये आरएनए प्राइमर को सेपरेट कर देता है डीएनए से, और जो गैप है वो फिल कर देता है। तो इसे रिपेयर एंजाइम भी हम कहते हैं। ये जो पूरा मैंने बोला वो मैं हैंड रिटन दे देती हूँ। सबसे पहले कि द न्यू चेन formed by the help of enzyme, that is DNA polymerase। DNA polymerase। अब ये जो DNA polymerase है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एंड यूकैरियोट्स के अंदर ये जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं। अब इसके अंदर देखें तो ये सबसे पहला है प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसे डिस्कवर किया था
इट डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने करा था। दैट्स वाई वी कॉल दिस एंजाइम कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं इसे, कॉर्नबर्ग एंजाइम ये हम कहते हैं। दूसरा क्या है कि इट एक्ट एज अ एक्सोन्यूक्लियस, इट एक्ट एज अ एक्सोन्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि क्या करता है, इट सेपरेट the RNA primer from the DNA. It separate the RNA primer from the DNA. That's why ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। आफ्टर दैट ये क्या करता है, फिलिंग द गैप करता है। क्या करता है, फिलिंग द गैप्स। इस वजह से हम इसे कहते हैं, डीएनए रिपेयर एंजाइम भी इसे कहते हैं। ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या है, ये लीस्ट एक्टिव एंजाइम है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने डिस्कवर किया क्या, ये बस ये है कि ये लीस्ट एक्टिव एंजाइम है। इट वर्क व्हेन डीएनए पॉलीमरेज 1 and 3 एब्सेंट, तो इनके एब्सेंस में ये वर्क करता है। तीसरा जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये क्या करता है, वेरी एक्टिव एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, वी कैन से मेन एंजाइम इन दिस प्रोसेस, वेरी एक्टिव और मेन एंजाइम है। और इसको हम कहते हैं also known as replicase, because it can form the large chain, because it can form the large chain, ये लार्ज चेन का फॉर्मेशन करवाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई टुडेज सेशन। तो हमने आज के सेशन के अंदर जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये देखा, अनइक्विवोकल एंड द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये हमने देखा। फिर हमने बात करी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। फिर हमने डीएनए एप्लीकेशन की बात करी कि इसमें जो 2 स्टेप्स होते हैं, अनजिपिंग, अनवाइंडिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, किस में कौन सा एंजाइम लगता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, किस डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा फ्रेगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। ये कुछ हमने बात करी। फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मेन एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 3 टाइप के होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, 5 तरीके के होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट। ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये जो मैंने वर्बली बोला है, ये मैंने शॉर्ट में कॉन्साइज वे में बताया कि हमने क्या सारे डिस्कस करा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर my session as much as you can. Thank you.